सृष्टि विज्ञान के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि सृष्टि क्या है। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट हुआ। उसके बाद जब भौतिकी की रचना हुई, अर्थात पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और गोलाई आई, वहां से विज्ञान की शुरुआत हुई। उससे पहले क्या हुआ, इस पर विज्ञान मौन है, क्योंकि भौतिकी की यह सीमा है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अवश्य आगे का जानने का कुछ प्रयास हुए, परंतु उसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली। उससे जो कुछ निकाला गया वह सारी बातें हमारे शास्त्रों में पहले से है, परंतु सृष्टि रहस्य को समझने से पहले हम यह जान लें कि यह ब्रह्मांड कैसा है, उसे हम किस तरह से देखते हैं और भारतीय विद्या में उसे किस प्रकार से देखा गया। पहले इसका एक विवरण यहाँ प्रस्तुत है। भगवद गीता में दो प्रकार के जगत की बात कही गई है, क्षर और अक्षर जगत। क्षर जगत में यह संपूर्ण ब्रह्मांड आता है और इसकी विविधता में सन्निहित एकत्व को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अभी हम इसी क्षर जगत के विज्ञान यानी ब्रह्मांड का चित्र यहाँ रखेंगे। साथ ही इस ब्रह्मांड के जो चित्र आज के अधिकतम यंत्रों से देखा गया वह भी प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले मनुष्यों के मन में प्रश्न उठा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमें बनाने वाला कौन है और ये सारी चीजें कब तक रहेंगी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया तो ज्ञान की दो विद्याएं प्रारंभ हुई। एक को हम दर्शन कहते हैं और दूसरे को विज्ञान कहते हैं। जिस समय मिस्र में शरीर को सुरक्षित रहने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भारत ज्ञान में रमा हुआ था और शरीर से ऊपर उठकर अध्यात्म तथा आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा था। उसने पिरामिड तो नहीं बनाया, परंतु आत्मा को जानने का प्रयास किया। कई बार यह प्रश्न लोग पूछते हैं कि आज तो इतने विकसित दूरबीन जैसे यंत्र हैं जिससे हम आज ब्रह्मांड को देख रहे हैं, प्राचीन काल में तो यह यंत्र नहीं थे, फिर उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे देखा। हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर अपनी व्यक्तिगत मेधा को ब्रह्मांडी मेधा के साथ एकाकार कर दिया। इससे उन्हें ब्रह्मांड की सारी चीजें स्पष्ट हो गईं और उसे उन्होंने श्रुति परंपरा में डाल दिया। उसे ही बाद में लेखनीबद्ध किया, इसलिए इसे दर्शन कहा गया। कहा भी गया है, ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, ऋषि मंत्रों को देखते हैं, देखकर साक्षात्कार किया। इसलिए उन्होंने वेद, वेदांग, षड दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथों की रचनाएं की। भारत के ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला, यहाँ तक कि वह चीन के दीवार को भी पार करके वहां तक भी पहुंचा। अंकगणित के बारे में हमें यह बताया गया कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, परंतु यजुर्वेद के एक मंत्र में 1 से लेकर 1 पर घात 27 शून्य तक का वर्णन है। साफ है कि शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट को पहले से ही यजुर्वेद के काल से हमारे यहाँ रहा है। यही से यह अंक विद्या अरब और वहां से यूरोप पहुंची, इसलिए इसे वहां अरबी न्यूमरल्स कहा जाता है। दुर्भाग्य से अपने यहाँ भी इसे अरबी न्यूमरल्स ही कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है, और हमें तो बचपन में यह पढ़ाया गया था कि कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। इसके साथ ईसाइयों ने बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया, क्योंकि बाइबल की जेनेसिस के अध्याय में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। हमारे अंदर जब कुछ जागरूकता आई तो हम कोपरनिकस से थोड़ा पीछे गए और कहा कि आर्यभट्ट ने हमें बताया कि पृथ्वी गोल है, परंतु ऋग्वेद में कहा गया है चक्राणासा परिणा प्रतिभा, यानी पृथ्वी चक्र के जैसी गोल है। पृथ्वी से जुड़ा जो भी विषय हम पढ़ते हैं वह विषय है भूगोल। यह नाम ही बताता है कि पृथ्वी गोल है। फिर हमें वैदिक ऋषियों ने बताया कि माता भूमि पुत्रोषः पृथ्व्यः, यानी हम पृथ्वी की संतानें हैं, वह हमारी माँ है। माता कैसे है? माँ के गर्भ में हम एक झिल्ली में होते हैं ताकि माता के शरीर के बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। माँ के गर्भ में ही इस झिल्ली से ही हमें सुरक्षित रखा गया है, तभी हम जन्म ले पाते हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी एक झिल्ली में सुरक्षित है। इसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह परत हमें सूर्य के हानिकारक विकिरणों से सुरक्षित रखती है। नासा ने इसका चित्र लिया है, उससे पता चलता है कि यह सुनहरे रंग का दिखता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख पाया जाता है। वहां कहा गया है कि वह परत हिरण के रंग का अर्थात सुनहरा है। इतनी सूक्ष्मता से ऋग्वेद इसका वर्णन करता है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसलिए सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है।
इस बात को ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि बूढ़ी औरत की तरह झुकी हुई पृथ्वी पूरब की ओर जा रही है। ऋग्वेद में हमें यह भी बताता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। आज आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.44 डिग्री पर झुकी हुई है। इसके अलावा एक घूमते हुए लट्टू में जो एक लहर सी आती है, उसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन में भी एक लहर आती है। इसके कारण पृथ्वी की एक और गति बनती है। इस चक्र को पूरा करने में पृथ्वी को 26,000 वर्ष लगते हैं। भास्कराचार्य ने इसे भचक्र संपात कहा है और इसकी कालावधि 25,812 वर्ष निकाली थी। यह आज की गणना में लगभग बराबर ही है। इस गति के कारण पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव 13,000 वर्षों तक सूर्य के सामने और 13,000 वर्षों तक सूर्य के विपरीत में होता है। जब यह सूर्य के विपरीत में होता है तो बर्फ युग होता है, और जब यह सूर्य के सामने होगा तो यहाँ ताप बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ पिघलने लगेगी। इसके लिए आधुनिक विज्ञानियों ने पिछले 161,000 वर्षों के उत्तरी ध्रुव में होने वाले तापमान में परिवर्तन की एक तालिका बनाई है। इससे भी यह साबित हो जाती है। अब हम आज जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बारे में भी ऋग्वेद का एक मंत्र हमें बताता है कि सविता यानी कि सूर्य एक यंत्र की भांति पृथ्वी को अपनी चारों ओर घुमा रहा है। पृथ्वी की गति 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है। यह अपना परिक्रमा पथ 365 दिन 6 घंटे 22 मिनट में पूरा करती है। सूर्य पृथ्वी को कैसे घुमा रहा है? यंत्र की भांति गुरुत्व के बल से। गुरुत्व की अगर बात की जाए तो सभी को यही पढ़ाया जाता है कि गुरुत्व का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। कहा जाता है कि उसने बगीचे में सेब को गिरते देखकर यह सिद्धांत दिया। अब आप वैश्विक दर्शन का यह सूत्र देखें, अपाम संयोगे अभावे गुरुत्वात् पतनम। इसका साफ अर्थ है कि गुरुत्व के कारण गिर जाएगा। प्रश्न उठता है कि कड़ात पहले हुए कि न्यूटन? कड़ात तो काफी पहले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आज से 7 वर्ष पहले लंदन के टाइम्स पत्रिका में एक खबर छपी थी कि न्यूटन के व्यक्तिगत पुस्तकालय में आर्यभट्टीय ग्रंथ मिला। इसमें आर्यभट्ट की इस पुस्तक के उस पृष्ठ को चिन्हित किया हुआ था जिसे संभवतः न्यूटन ने ही किया होगा, जिसमें आर्यभट्ट के मुजफ्फरपुर में लीची को नीचे गिरते देखने और गुरुत्व के सिद्धांत की व्याख्या किए जाने की चर्चा है। इसका उल्लेख करके टाइम्स के संवाददाता लिखते हैं कि संभव है कि न्यूटन ने आर्यभट्ट के इस उदाहरण की चोरी कर ली हो और लीची की जगह सेब देखने की बात कह दी। पृथ्वी की परिक्रमा पथ 12 भागों में बांटा गया है। इसे ही हम 12 राशियां कहते हैं। इसे कहा जाता है कि सारी जानकारी हमने बेबीलोनियों तथा ग्रीस से ली। ऋग्वेद के एक मंत्र में 12 राशियों की चर्चा पाई जाती है। ऋग्वेद तो ग्रीस के इतिहास से काफी पुराना है। ऐसे में राशियों का सिद्धांत भारत का अपना सिद्धांत साबित होता है। इसे कहीं बाहर से नहीं लिया गया। हमने एक पौराणिक कथा सुनी होगी, अगस्त द्वारा समुद्र को पी लेने की। यह कहानी भी वास्तव में अंतरिक्ष के अगस्त तारे से जुड़ी हुई है। अगस्त ऋषि द्वारा खोजे जाने के कारण इस तारे का नाम अगस्त तारा पड़ा। अगस्त तारा दक्षिण में उगता है। यह मई में अस्त हो जाता है। यह तब उदय होता है जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो एक तो सूर्य की सारी ऊष्मा दक्षिण की ओर जा रही है, दूसरी ओर अगस्त की ऊष्मा भी आ रही है। दोनों की संयुक्त ऊष्मा पृथ्वी के दक्षिण में पड़ती है। हम जानते हैं कि सारे समुद्र दक्षिण में ही हैं। उन दोनों की ऊष्मा के कारण समुद्र से वाष्पीकरण होने लगता है। सूर्य जनवरी में उत्तरायण हो जाते हैं, परंतु अगस्त तारा मई तक रहता है। तब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे ही अगस्त का समुद्र पीना कहा जाता है। यह एक पर्यावरणीय घटना है। जैसे ही अगस्त तारा अस्त होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वारामिहिर के सिद्धांत के अनुसार 6.5 महीने में मेघ गर्भ धारण कर लेता है। इसलिए अगस्त के अस्त होते ही मई के अंतिम सप्ताह से मानसून केरल से शुरू हो जाता है और जून के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत में आ जाता है। कालिदास के मेघदूत को अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें मानसून का यह पूरा चक्र मिल जाएगा। प्रकाश की गति के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है, तरणी वर्ष दर्शतो ज्योति कृदसी सूर्य विश्वमाभासिरोचन। इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है कि आधे निमिष में प्रकाश 2202 योजन
यानी कि 186,000 मील की दूरी तय करता है। आधुनिक गणना में भी यही गति प्राप्त होती है। यह बात संस्कृत के विद्वानों को तो पता है और वे इसे कहते भी हैं। इसको ही आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि त्रियत दिवा परिमुहूर्तम आगातः स्वे, अर्थात एक मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश 3 बार पृथ्वी पर आ जाता है। एक मुहूर्त में 24.5 मिनट होते हैं। इस गणना से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.17 मिनट में पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वह सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने का समय 8.19 मिनट बताता है। इससे हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी की भी गणना कर सकते हैं। ऋग्वेद की इस गणना की बात कोई नहीं करता। सायण तो 9वीं शताब्दी में हुए हैं। ऋग्वेद तो काफी पुराना ग्रंथ है। अपने शास्त्रों में पृथ्वी को अग्निगर्भा यानी कि अग्नि के गर्भ से उत्पन्न कहा गया है। आधुनिक विज्ञान ने आज से 4.5 अरब वर्ष पहले की पृथ्वी का जो चित्र बनाया है, उससे यही साबित होता है कि आधुनिक विज्ञान कहता है कि उस समय पृथ्वी एक हॉट बॉल यानी कि आग का गोला थी। धीरे धीरे वह ठंडी हुई। महाभारत में भीष्म पृथ्वी की गोलाई को 12,000 कोस यानी कि 24,000 मील बताते हैं। इसको किलोमीटर में बदले तो यह 38,626 किलोमीटर आता है। आज का विज्ञान भी पृथ्वी की परिधि को 40,000 किलोमीटर ही मानता है। यह लगभग समान ही है। वैदिक ज्योतिष में पृथ्वी का भार भी मापा गया है और 1600 शंख मन बताया गया है। इसे यदि हम किलोग्राम में बदलें तो आधुनिक गणना के अनुसार निकाले गए मान 6 गुणा 1024 के निकट ही आता है। सौर मंडल को अगर हम देखें तो अपने यहाँ पुराणों में बहुत सारी कथाएं ऐसी मिलेंगी जो आपत्तिजनक प्रतीत होती हैं। जैसे कि एक कथा बृहस्पति की पत्नी और चंद्रमा के जार से बुद्ध की उत्पत्ति होने की है। वास्तव में ऐसी कथाएं अंतरिक्ष जगत की ही हैं। यह कथा बृहस्पति के विभिन्न नक्षत्रों में भ्रमण करने और चंद्रमा के उसके घर में प्रवेश करने की ज्योतिषी घटना की है। ऐसी कथाओं को बनाने का उद्देश्य इतना भर था कि यदि ज्योतिषी ज्ञान कभी लुप्त भी हो तो इन्हें डिकोड करके उसे फिर से समझा जा सके। इसी प्रकार आज हम देखते हैं कि शनि की काफी महिमा मानी जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे सौर मंडल में शनि का विशेष महत्व भी है। शनि और सूर्य के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक विशाल पट्टी है। इन्हें शनि अपनी ओर खींचता रहता है। यदि शनि इन्हें अपनी ओर नहीं खींचता तो ये सूर्य की ओर खिंच जाते। ऐसे में क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने की काफी अधिक आशंका होती। लगभग प्रतिदिन कोई न कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता रहता और फिर यहाँ जीवन संभव ही नहीं होता। इसलिए भी भारतीयों ने शनि को इतना महत्वपूर्ण माना। सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों का परिक्रमा पथ अलग अलग है और इस कारण उनके एक वर्ष का मान भी अलग अलग है। जैसे वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 164 वर्ष का है। यानी यदि आप नेपच्यून पर एक वर्ष बिताकर लौटेंगे तो पृथ्वी पर 164 वर्ष बीत चुके होंगे। इसको समझाने के लिए भी पुराणों में रेवती की कथा आती है। इस कथा में रेवती की विवाह के लिए चिंतित उसके पिता उसे लेकर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। वहां वे ब्रह्मा से रेवती के लिए योग्य वर के बारे में पूछते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि शीघ्रता से वापस पृथ्वी पर जाओ, अन्यथा वहां वर नहीं मिल पाएगा। वे सतयुग में पृथ्वी से गए थे और लौटे तो यहाँ द्वापर युग का अंत चल रहा था। फिर उन्होंने रेवती की शादी बलराम से की। इस प्रकार ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न वर्ष होते हैं। आज हम यह जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यह बात यजुर्वेद का ऋषि भी कहता है। वहाँ कहा गया है, सूर्य रश्मि चंद्रमसम प्रतिदीप्यते। सूर्य की रश्मि से चंद्रमा प्रकाशमान है। भारतीय मासों के नाम चंद्रमा के अनुसार ही तय किए गए हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके नाम पर ही उस मास का नाम होता है। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा हो तो वह चैत्र मास कहलाता है। विशाखा में हो तो वैशाख, ज्येष्ठा में हो तो ज्येष्ठ कहलाएगा। इस प्रकार भारतीय काल गणना पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। धन्यवाद।